हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद हम रिकॉर्डेड सेशन कर रहे हैं। अब तक हम लाइव कर रहे थे, तो आज लाइव इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैराथन होने वाली है और तो लाइव में काफ़ी बड़ा सेशन हो जाता है फिर, तो इसलिए मैंने सोचा आज रिकॉर्डेड ही कर देती हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं दोनों पे कंटिन्यू बेसिस पे। यहाँ भी चल रही हैं और वहाँ भी चल रही हैं। अब तक हम कॉमन टॉपिक कर रहे थे। कॉमन टॉपिक का क्या मतलब है? जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि करिकुलम है, माइक्रो टीचिंग है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि आईसीटी का टॉपिक हमने किया है और टीचिंग एड्स का हमने किया है, इवैल्यूएशन का टॉपिक है। ये सभी पेडागोजी में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी हिंदी ही पेडागोजी क्यों ना हो, हिंदी में भी, इंग्लिश पेडागोजी में, तो आपको सभी जगह हेल्पफुल होंगी। तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक शेयर भी किया करें। जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वहाँ आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लेती हूँ। अगर रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ तो चैट में कर देती हूँ, फिर मतलब यानी क्लास में कर देती हूँ। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी पिन कर देती हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 5th और 6th यूनिट करेंगे, क्योंकि अब तक हम सारी यूनिट कर चुके हैं। हम इसकी रिवीजन सीरीज की 2 क्लास कर चुके हैं, यानी 2 मैराथन इसकी कर चुके हैं रिवीजन की। और टॉपिक वाइज हम बहुत सारी क्लास वैसे भी कर चुके हैं, 20-25 क्लासेस हो गई हैं। पहले हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है, हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। जब से डेट शीट थोड़ी सी पीछे हटी है तो ये क्लास यहीं की यहीं पर रुकी हुई थी। 2 रिवीजन सेशन यानी 2 क्लासेज हम इसकी कर चुके हैं। महा मैराथन 1.25 घंटे की है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये रिवीजन सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जिसकी बिल्कुल जीरो तैयारी है, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज देख लेते हैं, कंटेम्प्रेरी की 4 क्लास हैं वो देख लेंगे, फिलॉसफी की 4 क्लास हैं वो देख लेंगे, और आज की ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 3 क्लास हैं, ये 3 क्लास देख लेंगे। और फिर टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की 3 या 4 क्लास आएंगी, अभी हुई नहीं है। अगर ये देख लेते हैं तो आपका पूरा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, सारा कवर हो जाएगा और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, जो अब तक आपने कुछ भी बुक नहीं उठाई है, ठीक है। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, अगर आपने अब से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सेशन में एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। 5th और 6th यूनिट कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, ठीक है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो काफ़ी हार्ड भी मानी जाती है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड यूनिट है इस बुक की और पूछी जाती है हर बार, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एंड तक बने रहना है, एक एक टॉपिक समझते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? पर्सोना से आया है, लेटिन भाषा के पर्सोना से आया है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और कमरे के अंदर बहुत सफोकेशन हो रही है। तो जो पर्सनैलिटी है वो लेटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है मुखौटा, है ना भाई। मुखौटा भाई, हम फेस से ही तो जज करते हैं किसी की पर्सनैलिटी, हमें कैसे पता चलती है कि ये किस तरीके का इंसान है? तो फेस एक्सप्रेशन से, उसके थॉट से, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा फोकस हमारा फेस पे रहता है ना। तो पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट, यानी जो सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है, फीलिंग सबकी अलग हो सकती हैं, बिहेवियर सबका अलग हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है ना, सोच में, विचार में, फीलिंग्स में। तो इट एनकम्पासेस अ पर्सन्स एंड्यूरिंग ट्रेट्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, यानी व्यक्तित्व के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के अनूठे पैटर्न के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। अनूठे यानी सबके अलग अलग होते हैं, सबका व्यवहार अलग है, मेरा व्यवहार अलग है, किसी दूसरे पर्सन का अगर हम देखें तो उनका व्यवहार अलग हो सकता है। बहुत बार आपको कोई देखने में ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा कटु बोलता है या कड़वा बोलता है, और अगर देखा जाए तो वो अंदर से बहुत सॉफ्ट मिलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की पर्सनैलिटी को ऐसे ही देख के जज कर लेते हैं, लेकिन
पर्सनैलिटी क्या होता है, ओवरऑल आपका जितना भी होता है, ओवरऑल जो आपकी बोलने की फ्लुएंसी, आपका बोलना, आपका बिहेवियर, आपकी भावनाएं जो हैं, आपके विचार जो हैं, आपका बिहेवियर जो है, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। किसी एक चीज़ से हम किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। जो एक व्यक्ति की विशेषता बताते हैं और उन दूसरों से अलग करते हैं, इसमें एक व्यक्ति के स्थायी लक्षण, व्यवहार के पैटर्न और सोचने और महसूस करने के विशिष्ट तरीके शामिल हैं। ठीक है, गिलफोर्ड ने एक डेफिनेशन दी है कि वी मे डिफाइन पर्सनैलिटी एज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, यानी हम जो कुछ है सबका योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है, यानी हम जो भी कुछ हैं ओवरऑल बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। जो नेचर है पर्सनैलिटी का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेस्टेड है, यानी मुखौटा है, बहुत सारे मुंह होते हैं। बहुत बार आप जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये क्या है, मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी होती है इनकी। हमें नहीं पता कि कैमरे के पीछे इनकी लाइफ कैसी होती होगी या फिर कैसे होते होंगे, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन तो किसी से करते नहीं है। लाइव भी करते हैं तो 5 मिनट 2 मिनट मिले, और वहाँ भी अपना प्रमोशन ही करने आएंगे। आप इनके कहीं भी लाइव सेशन अटेंड करेंगे तो इनकी कोई फिल्म आएगी तो उसका प्रमोशन करेंगे, कोई गाना आएगा तो हमें इनके बारे में पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब हम डे टू डे किसी के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, मल्टी फेस्टेड होती है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी समझना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी है, और ये जो आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारकों से प्रभावित होती है। जबकि व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को बड़े पैमानों पर जीव विज्ञान और आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनती है, हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से, यानी कुछ गुण तो हमें क्या है जन्म से मिलते हैं और कुछ गुण हमें क्या है वातावरण से मिलते हैं। ठीक है, सच एज टेम्परामेंट एंड बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स अदर एस्पेक्ट आर शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज कल्चर, फैमिली अपब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस। यानी हमारा पालन पोषण कैसा हो रहा है परिवार के अंदर, हमारी संस्कृति और जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस है, हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस है, ये सारे मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से हमारा लालन पालन हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में ऐड होती हैं। आगे चलते हैं। पर्सनैलिटी को कैरेक्टराइज करा जा सकता है, यानी इसकी कुछ प्रमुख विशेषता हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, यानी गाढ़ापन नहीं है, ये कुछ और होगा, ये कुछ गलत वर्ड है। तो पर्सनैलिटी इज जनरली कंसिस्टेंट, यानी आमतौर पर समय और परिस्थिति के अनुरूप होता है। बहुत बार क्या है, सिचुएशन के साथ होता है, जिसका अर्थ है कि लोग व्यवहार और सोच के अपेक्षाकृत स्थिर पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। यानी बहुत बार लोगों का जो है पर्सनैलिटी सेम रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत बार आपने देखा होगा किसी भी इंसान का व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा सही रहता है, तो कंसिस्टेंटली रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। While there are broad similarity in personality across individuals, each person's personality is unique and reflect their individual characteristic and life experience। बहुत बार क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि सबकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग होती है, हर कोई क्या है यूनिक है, किसी ना किसी तरीके से अलग है। ठीक है, अब जैसे कि 2 भाई हैं सगे, तो आप उनमें भी देखिए, उनमें भी कोई ना कोई भिन्नता पाएगी। 2 भाई सगे हैं, चाहे जुड़वा ही मान लीजिए, उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी मिल जाएगी, नहीं मिल सकते। किसी की कुछ सोच होगी, किसी का बिहेवियर कैसा होगा, किसी की फीलिंग्स कैसी होंगी, कोई किसी तरीके से बोलता होगा, कोई किसी तरीके से बोलता होगा, किसी का चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब क्या है मैच नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल, यानी हालांकि व्यक्तित्व क्या है स्टेबल है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिक्स्ड नहीं है। पीपल कैन डू चेंज ओवर टाइम इन रेस्पॉन्स टू लाइफ सिचुएशन एंड अदर फैक्टर्स। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से स्टेबल भी, और बहुत बार क्या है लोग चेंज भी हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं, टाइम के साथ, समय के साथ चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो, फिर उसके बाद अच्छी जॉब लग जाए, अच्छे सेटल हो जाए, अच्छा पैसा आने लगे, तो उनकी लाइफ क्या है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पैसा आएगा, उनके विचार भी चेंज हो सकते हैं, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। बहुत बार क्या है लाइफ में इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हमारा जीवन की जो अनुभव है उसकी वजह से भी हमारी जो पर्सनैलिटी है कभी कभी चेंज हो जाती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है। तो पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर कॉग्निटिव आ जाता है, यानी संज्ञान आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, जितनी भी हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, बिहेवियर फैक्टर आ जाते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो पर्सनैलिटी की विशेषता क्या है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, इसमें कॉग्निटिव भी इंक्लूड है, यानी दिमाग भी इंक्लूड है, हमारे इमोशन भी इंक्लूड है, हमारा बिहेवियर भी इंक्लूड है, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी इंक्लूड है, यानी आंतरिक और बाहरी कारण भी इंक्लूड है, इनसे भी प्रभावित होती है। ठीक है,
ओवरऑल अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक कंस्ट्रक्ट दैट रिफ्लेक्ट द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर दैट शेप एन इंडिविजुअल थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर ओवर टाइम। यानी अगर देखा जाए तो वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, जटिल निर्माण है इसका, लेकिन समय के साथ अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ का कॉम्बिनेशन बनता है हमारी पर्सनैलिटी का, क्या, एक तो जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंट। जेनेटिक क्या है भाई, कुछ जो चीज़ें हैं हमें जीन्स के थ्रू मिलती हैं, कुछ हमें वातावरण से मिलती हैं, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं। पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी आपको लगती हैं, तो चलते हैं पर्सनैलिटीज की थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखो पहले एक बात बताती हूँ, टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में फर्स्ट जो टाइप है वो है, फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो है टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब नाम ही उसका टाइप है, क्या है, टाइप थ्योरीज, ठीक है। इससे आपको आराम से समझ आएगा, थोड़ी सी राइटिंग में भी तरीके से लिखती हूँ। सेकंड जो है वो है ट्रेट थ्योरी, ठीक है। थर्ड जो है टाइप कम ट्रेट थ्योरी, एक बार लिख के समझा रही हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप कम ट्रेट थ्योरी, ठीक है। फोर्थ है डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। ये चार तरह की थ्योरी हैं। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एक बार आप ये ओवरव्यू से देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो टाइप थ्योरी के अंदर हिपोक्रेटस की हम थ्योरी पढ़ते हैं, ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं। हिपोक्रेटस की पढ़ते हैं, क्रेस्चेमेयर की पढ़ते हैं, CRESTHEMER, क्रेस्चेमेयर की पढ़ते हैं, और जुंग, कोई इसे जुंग कहता है, कोई जंग कहता है, ठीक है, कोई युंग कहता है, कुछ भी कहो, लेना तो इन्हीं का नाम है, ठीक है। फिर है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी के अंदर हम एल्पोर्ट की पढ़ते हैं और कैटल की पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप कम ट्रेट थ्योरी के अंदर हम आइसेंक की पढ़ते हैं, जो कि पूछी जाती है, ठीक है। डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर हम सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ते हैं। तो ये चार तरह की हैं, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, टाइप कम ट्रेट थ्योरी और डेवलपमेंटल थ्योरी। टाइप थ्योरी के अंदर हिपोक्रेटस, क्रेस्चेमर और जंग की पढ़ेंगे। ट्रेट थ्योरी के अंदर एल्पोर्ट की और केटल की पढ़ेंगे। टाइप कम ट्रेट थ्योरी के अंदर आइसेंक की पढ़ेंगे और डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार रफ कर दूं, ठीक है। ये छोटा सा ग्राफ तो आप अपनी रफ कॉपी में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रफ करूं एक बार, तो टाइप थ्योरी हिपोक्रेटस, क्रेस्चेमर और जंग, ट्रेट थ्योरी एल्पोर्ट और केटल, टाइप कम ट्रेट थ्योरी आइसेंक, डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब एक बार स्टार्ट करते हैं, रफ कर देती हूँ सारा, ठीक है। फर्स्ट जो है टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में अपना देख भी लेना अलग से भी, व्यक्तित्व संरचना संबंधी सिद्धांत, यानी व्यक्ति की संरचना कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट टाइप थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटीज कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी किसी के व्यक्तित्व को समझना कोई आसान काम नहीं है, एक जटिल कार्य है। व्यक्ति के विशेष गुणों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण वर्गीकरण किया जाता है, यानी उसके गुण के आधार पर। जैसे हम बोलते नहीं है कि इसकी तो बहुत वार्म पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा कूल पर्सनैलिटी है ना, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके गुणों के आधार पर कि क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। किसी को देखते हैं हम तो उसके गुणों के बेस पे हम बोल देते हैं कि भाई ये तो अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, तो गुण के बेस पे तो बोलते हैं। कोई तुम्हारे साथ बुरा करने लगे तुम उसके गुण के आधार पे तो बोलोगे कि भाई ये तो बहुत बैड पर्सनैलिटी है ना। तो उसके गुण के आधार पे हम उनको वर्गीकृत करते हैं। तो कई प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख वर्गीकरण का वर्णन निम्नलिखित है। पहला क्या है, हिपोक्रेटस है, ठीक है, सबसे पुरानी थ्योरी है हिपोक्रेटस की। तो इन्होंने क्या क्लासिफाई किया है, जो इनका वर्गीकरण है व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन में, कोलेरिक में। कोलेरिक क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। अब आप कोलेरिक को कोलेरिक ही लिख सकते हैं, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मेलनकोलिक, मेलनकोलिक होते हैं निराशावादी व्यक्ति, यानी जो निराश ही रहते हैं बिल्कुल। फ्लैगमेटिक होते हैं मंद व्यक्ति या थोड़ी बहुत पीले पित्त वाले व्यक्ति। सैंग्विक होते हैं आशावादी, यानी जिनकी होप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्होंने 4 तरह की पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है। सेकंड है क्रिस्चमेयर की थ्योरी। क्रिस्चमेयर ने 3 तरीके से डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को, यानी शरीर के बनावट के आधार पे इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। फर्स्ट है एथलेटिक, यानी खिलाड़ी प्रवृत्ति के, जो खेल कूद में रहते हैं। जो पिकनिक है वो यानी नाटे टाइप की व्यक्ति, यानी बहुत ज़्यादा हाइट जिनकी कम होती है, दुबले पतले से, या फिर हाइट कम वाले ही मान सकते हैं, नाटे व्यक्ति ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। मोटे मोटे से जो होते हैं उन्हें पिकनिक बोलते हैं, जैसे कि मोटे मोटे और हाइट कम हो तो उन्हें हम बोलते हैं नाटे व्यक्ति। लेप्टोसोमेटिक, यानी इससे एस्थेनिक भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, एस्थेनिक। ये होते हैं निर्बल शरीर वाले व्यक्ति, जिनका शरीर बहुत पतला होता है, पतले से होते हैं, मसल्स बस शरीर पे हड्डियां हड्डियां दिखती हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एस्थेनिक या लेप्टोसोमेटिक। अब मैंने ये सारे क्यों लिखे हैं, ज़्यादातर इनमें से 2-4 ही पूछे जाएंगे, लेकिन सारे इसलिए रखें कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एक तरीके से आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है। शेल्डन ने क्लासीफाई किया है शरीर की बनावट के आधार पर 3 तरीके से। एंडोमॉर्फिक, यानी गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं गोलमोल से। मीजोमॉर्फिक, यानी आयताकार जो व्यक्ति होते हैं। लंबाकार, यानी एक्टोमॉर्फिक, लंबे जो व्यक्ति होते हैं। तो इन्होंने भी 3 तरीके से इसे क्लासीफाई किया है। जुंग ने भी 3 तरीके से क्लासीफाई किया है, तो इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट और एक एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन से होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनमें शर्मीलापन तथा असामाजिकता होती है, ऐसे लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं तथा चिंता में डूबे रहते हैं। इंट्रोवर्ट जो किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल चुप चुप रहने वाले, बहुत बार हम उन्हें घुन्ने भी कह देते हैं कि कितना घुन्ना इंसान है या घुन्नी इंसान है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। मतलब कोई दिल पे मत लेना, ये एक तरीके से मैं डिफाइन कर रही हूँ जिससे आप याद रख सकें, ठीक है। जो अंदर ही अंदर रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, चुप चुप रहने वाले। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, जिसके अंदर मैं भी आती हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आती हूँ। आप अपनी डिसाइड करिए कि आप कौन से के अंदर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है अपना कि हम कौन सी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपस में मिलनसार व सहयोगी होते हैं। ये लोग चिंता विहीन होते हैं और बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। इनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है, यानी फ्रेंडली बिहेवियर होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब बोलने वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बातूनी होते हैं, मिलनसार होते हैं, जल्दी से किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाती है, एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं, ठीक है। एम्बीवर्ट यानी दोनों का मिश्रण है कि हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, ना तो बहिर्मुखी होते ज़्यादा कि ज़्यादा बोलने वाले और ना ही बिल्कुल ही ऐसा कि कम बोलने वाले हो, ठीक रहते हैं। मतलब इनका व्यवहार क्या है, बहुत संतुलित होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हम दृष्टि IAS वाले जो हैं वो दिव्या कीर्ति, सर दिव्या कीर्ति जो है उन्हें हम रख सकते हैं इस पर्सनैलिटी में कि वो मजाक करते हैं तो बहुत सही मजाक करते हैं, और वैसे बहुत बहुत स्वीट सी बहुत कूल पर्सनैलिटी है उनकी, तो उन्हें हम एम्बीवर्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्तित्व के आधार पे यानी ट्रेट के आधार पे, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में हमने कौन सी पढ़ी थी, अल्पोर्ट एंड RB कैटल, है ना। ट्रेट थ्योरी में अल्पोर्ट और RB कैटल जो है फेमस हैं अपने इस काम के लिए। तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने 1000 पर्सनैलिटी को देखा, यानी 1000 लोगों की पर्सनैलिटी देखी, और तब उसने 3 कैटेगरी डिवाइड की। मतलब 1000 लोगों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद 3 कैटेगरी डिवाइड करी। एक तो कार्डिनल लक्षण यानी कार्डिनल ट्रेट, दूसरा क्या है, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट, और थर्ड है सेकेंडरी ट्रेट। एक बार पढ़ते हैं इनके बारे में। तो कार्डिनल ट्रेट क्या है, प्राइमरी ट्रेट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट, यानी जिसमें सारे इंसानों के क्या है, बिहेवियर और एट्रीब्यूट आ जाए, उनकी विशेषताएं और व्यवहार आ जाए, तो वो है कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। सेकंड जो है सेंट्रल ट्रेट, यानी मेन ट्रेट्स दैट फॉर्म योर पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी मेन चीज़, जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत ईमानदार इंसान हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, तो ये क्या है, आपकी एक मेन चीज़ हो गई, आपका एक मेन पर्सनैलिटी की मेन चीज़ हो गई, ठीक है, मुख्य लक्षण हो गया आपकी बॉडी का। एक उसने डिवाइड किया सेकेंडरी ट्रेट, थर्ड वन जो है, यानी वेरिएबल ट्रेट विच डिफर डिपेंडिंग ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ उत्पन्न हो जाए। जैसे कि सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रही है और किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो वो क्या है, सेकेंडरी ट्रेट के अंदर आता है, यानी साइड बाय साइड, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है।
फिर है कैटल ट्रेट थ्योरी। कैटल ने क्या है, दो तरीके से डिवाइड किया है, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। तो पढ़ते हैं उसके बारे में, पहले देख लेते हैं। नाम पूछ सकता है बस कैटल थ्योरी का। 16 पीएफ फैक्टर किसने दिया है, तो ये आप बता देंगे, कैटल ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, कैटल ने दिया है 16 पीएफ, जिसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर, यानी 16 तरह की पर्सनैलिटी की बात इन्होंने की है। यही पूछा जाता है और इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। तो कैटल ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड मीजिंग अंडरलाइंग ट्रेट्स, यानी 16 तरीके की पर्सनैलिटी प्राइमरी ट्रेट्स इन्होंने बताए, कोई गुस्से वाला, कोई हंसने वाला, कोई कैसा कोई कैसा, तो 16 तरह के फैक्टर इन्होंने बताए हैं। तो कैटल और ऑल्सो क्लासिफाइड 3 लेवल, 3 लेवल बताए हैं पर्सनैलिटी की, सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट एंड डायनामिक ट्रेट। ठीक है, यानी सतह लक्षण, स्रोत लक्षण और गतिशील लक्षण। हिंदी में पढ़ लेती हूँ, फिर हिंदी वाले कहेंगे कि हिंदी नहीं पढ़ी। सतही लक्षण, सतही लक्षण व्यवहार को देखने योग्य है। सतही लक्षण जैसे बहिर्गामी और बातूनी होना, बहुत ज़्यादा बात करने वाले क्या कहलाते हैं, सरफेस ट्रेट्स। उन्हें क्या बोला जाता है, सरफेस ट्रेट। उनके अंदर ये लक्षण होता है कि बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं। ठीक है, आउट गोइंग होते हैं, घूमने वाले होते हैं, घूमना फिरना बात करना, तो उन्हें बोलते हैं सरफेस ट्रेट। वो किसके अंदर आते हैं, सरफेस ट्रेट के अंदर। सोर्स ट्रेट के अंदर क्या आते हैं, आर अंडरलाइन मोर एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी दैट गिव राइज टू सरफेस ट्रेट, यानी ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस होते हैं सोर्स ट्रेट से। ठीक है, सरफेस ट्रेट से, सॉरी। डायनेमिक ट्रेट क्या है, आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी विच आर रिलेटिवली सिंपल एंड स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, यानी ये क्या है, ये अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी होते हैं। ठीक है, फिर है फ्रॉइड पर्सनैलिटी थ्योरी, यानी फ्रॉइड का सिद्धांत। तो फ्रॉइड ने भी 3 तरीके से 3 दिशाएं बताई हैं। दिमाग के आधार पे इन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, यानी दिमाग के आधार पे 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो कॉन्शियस होते हैं, एक अनकॉन्शियस होते हैं, एक प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, कॉन्शियस क्या है, चेतन व्यक्ति, यानी चेतना का संबंध जो है वर्तमान से होता है, यानी आज के टाइम पे या फिलहाल जो हम कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम सोच रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल हम कॉन्शियस होके, बिल्कुल चेतन होके पढ़ते हैं। तो चेतन मन में कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे परीक्षा भवन में परीक्षार्थी का प्रश्नों का उत्तर लिखते रहना। फ्रॉइड के अनुसार चेतन अचेतन का वह भाग है जो तत्कालीन ज्ञान से संबंधित है, यानी प्रेजेंट से संबंधित है, जो रिसेंट में हम चीजें कर रहे हैं, यानी कॉन्शियस होके कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, चेतन। सेकंड है अचेतन, यानी अनकॉन्शियस। तो इसे क्या है, मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है, यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग। उसने अचेतन मन को क्या है, बर्फ के टुकड़े के समान, आइसबर्ग के समान तुलना की है, जिसका अधिकांश भाग क्या है, पानी में डूबा रहता है। यह भाग हमें दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बर्फ के टुकड़े का जो कम भाग तैरता रहता है उसे हम चेतन कहते हैं, और जो भाग डूबा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं, अचेतन भाग कहते हैं। ठीक है, प्री कॉन्शियस कौन सा होता है, अर्धचेतन। यह चेतन अवस्था की ऊपरी सतह है, यानी उससे ऊपर वाली है। इसमें कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं। बहुत बार चीज़ें हम कोई याद भी करने की कोशिश नहीं करते तब भी आ जाती है, जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, तो वो क्या है, अगर हम नहीं भी याद करना चाहते वो चीज़ें तब भी आ जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री कॉन्शियस। जैसे कि जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचित नामों को भूल जाना, वस्तुओं को गलत जगह पर स्व देना, इस तरीके की क्रियाएं अर्धचेतन में आती हैं, फिर बाद में याद आती है, अरे हमने तो वहाँ रखा था। तो इस तरीके की क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, प्री कॉन्शियस के अंदर। अब है टाइप कम ट्रेट थ्योरी। इसके अंदर आइसेंक की थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो आइसेंक पर्सनैलिटी थ्योरी इज अ प्रोमिनेंट ट्रेट बेस्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप्ड बाय आइसेंक इन द मिड 20th सेंचुरी, यानी आइसेंक व्यक्तित्व सिद्धांत 20वीं शताब्दी के मध्य में आइसेंक द्वारा विकसित व्यक्तित्व का एक प्रमुख लक्षण आधारित सिद्धांत है। यह सुझाव देता है कि व्यक्तित्व में व्यक्तिगत अंतर का 2 मुख्य आयामों में विविधता द्वारा समझाया जा सकता है, यानी 2 तरीके से समझाया जा सकता है। एक तो इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को, जिसे इन्होंने बोला है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, यानी ये पूरा एक है। दूसरा है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। बाद में एक और ऐड हो गया थर्ड वन, जिसे इन्होंने बोला साइकोटिसिज्म। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक के बारे में। ये पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड माना जाता है, आगे तक आपको दिक्कत ही करेगा ये। फर्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, और दिक्कत भी बस ये कुछ ही टाइम के लिए करता है, जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं या फिर हम थोड़े से भी इसके शॉर्ट नोट बना लें। जो टॉपिक आपको हार्ड लगे उसे लिख लेना,
उसके लिख के नोट्स बना लो, वो फिर आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी को हार्ड लगता है, फिर आगे जाके चीज़ें आसान हो जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा रट जाती हैं, समझ आ जाती है कि इनके अंदर ये चीज़ है। एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, देखो नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट था, इसी तरीके से एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन है। तो ये जो डायमेंशन है ये डिस्क्राइब करता है टू विच अ पर्सन सीक्स सोशल स्टिमुलेशन एंड एंजॉयज इंटरेक्टिंग विद अदर्स। Extrovert are outgoing, sociable and enjoy being the center of attention, while introvert are more reserved and prefer quiet solitary activities। यानी एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन को हम वही मान सकते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक उनकी थी वही सेम वही है। यानी ये तो वे हैं चुप रहने वाले व्यक्ति और ये कौन है, बोलने वाले मिलनसार व्यक्ति। ठीक है, सोशेबल, एंजॉय करने वाले अपनी लाइफ में। इंट्रोवर्ट क्या है, चुपचाप रहते हैं, समाज में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, चुप चुप रहने वाले, मन में अपनी बातें रखने वाले, चिंता करने वाले। ठीक है, सेकंड है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। तो यह आयाम क्या है, किसी व्यक्ति के भावनात्मक स्थिरता और चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ेपन जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी किसी को होती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, तो वो क्या है, न्यूरोटिसिज्म के अंदर आता है। इंडिविजुअल हाई न्यूरोटिसिज्म टेंड टू बी मोर इमोशनली रिएक्टिव एंड प्रोन टू स्ट्रेस। यानी जिनके अंदर न्यूरोटिसिज्म यानी मनोविक्षुब्धता ज़्यादा पाई जाती है, उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली बहुत जल्दी रिएक्टिव करते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी कोई रोने लगता है, बहुत जल्दी हंसने लगता है। लेकिन जिनके अंदर न्यूरोटिसिज्म कम होता है वो रेजिलिएंट और इमोशनली स्टेबल होते हैं, यानी बैलेंस तरीके से, एक तरीके से रहते हैं नॉर्मल इंसान की तरह। ठीक है, थर्ड है साइकोटिसिज्म यानी मनोविश्लेषणवाद। यह आयाम एक व्यक्ति के आवेग यानी इम्पल्सिविटी, आक्रामकता यानी एग्रेशन यानी गुस्सा और सामाजिक मानदंडों और सम्मेलनों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो मनोविश्लेषणवाद में उच्च व्यक्ति अधिक आवेगी, आक्रामक और अपरंपरागत होते हैं, यानी गुस्से वाले होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, इम्पल्सिव यानी बहुत जल्दी भड़क जाते हैं ना कुछ लोग, तो वो किसके अंदर आते हैं, साइकोटिसिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का मापन देख लेते हैं। तो तीन तरीके से इसका मेजरमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है, ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, जिसमें एमसीक्यू वगैरह आते हैं, है ना, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, यस नो, ट्रू फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट जो है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यानी व्यक्तिगत सूची। तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के अंदर हम ट्रू फॉल्स, यस नो वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं, इसे वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन रे यानी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। चेक लिस्ट में हम चेक लिस्ट करते हैं, जो भी पूरी लिस्ट बनी होती है बच्चों की। रेटिंग स्केल देना, जैसे कि हम किसी ऐप पे जाके रेटिंग स्केल देते हैं। और सोशियोमेट्री करना, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सोशियोमेट्री होती है। तो ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, पूछा कहीं नहीं जाता, बस एक बार आप टेबल देख लेंगे तो थोड़े से समझ जाएंगे। सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड में इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी मेथड है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं बच्चे के सारे पर्सनल और बाहर के सारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में सारे क्लास के रिकॉर्ड होते हैं और इसमें सारे ऑल ओवर रिकॉर्ड। ठीक है, केस स्टडी करना, बच्चे की जैसे कि बच्चा 5th क्लास में और 6th क्लास में गया तो मैडम उसकी केस स्टडी करेगी, पूरी फाइल देखिए कौन से सब्जेक्ट में वीक है, क्लास में कैसी एक्टिविटी करता है, गेम्स में कैसा है, तो पूरी केस स्टडी करना। ऑब्जर्वेशन यानी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना। इंटरव्यू तो सबको पता है कि इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, फिर है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर है वर्ड एसोसिएशन मेथड, जिसमें हम 100 से 104 वर्ड की लिस्ट तैयार की जाती है। जुंग ने इसे दिया था, किसने दिया था, कार्ल जंग ने दिया था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी एक तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। रोजार्क इंक ब्लॉक टेस्ट, ये दिया था हरमन रोजार्क ने। इसके अंदर 10 कार्ड होते हैं, 5 कलरफुल, 5 ब्लैक एंड वाइट। इसमें बच्चे को दिखाया जाता है तो बच्चे उसके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पूरी कहानी इसके ऊपर है रोजार्क इंक ब्लॉक टेस्ट के अंदर। CAT क्या है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 3 से 10 साल के बच्चों पर ये परीक्षण किया गया था चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट का। इसमें 10 कार्ड दिए गए थे एनिमल और ह्यूमन के। टेट क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट।
फुल फॉर्म सिर्फ आपसे पूछेगा, कहीं भी डिटेल में नहीं पूछ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूछेगा तो पेपर इतना हार्ड बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटेलिजेंस के यानी बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू, भाई हम होशियार किसको कहते हैं, जिसके अंदर ग्रहण करने की एबिलिटी हो, यानी चीज़ों को जल्दी जल्दी एक्वायर कर ले, चाहे वो ज्ञान हो, बहुत जल्दी से समझ ले, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारी स्किल्स हो, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो उसे ही हम होशियार बोलते हैं, उसे ही हम बुद्धि बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन अ वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट, यानी अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग सिचुएशन में अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके, अपने कौशलों को अप्लाई कर सके, चीज़ों को समझ ले, चीज़ों को ग्रहण कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी, यानी ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज़ से हम किसी को होशियार मान लेते हैं, या फिर एक ही चीज़ से हम किसी को डल मान ले, किसी को मैथ नहीं आता तो मानो वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कोई सिंगल आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर जितनी भी मानसिक योग्यताएं होती हैं, मानसिक कौशल होते हैं, वो सारे आते हैं, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाती है, स्पेशल विजुअलाइजेशन, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, यानी किस तरीके से हम काम करते हैं, क्या हमारी गति है, कैसा हमारा दिमाग है, याद करने की क्षमता कैसी है, हमारे अंदर स्पेशल विजुअलाइजेशन, यानी हम चीज़ों को कैसे इमेजिनेशन करके बना देते हैं, शाब्दिक तर्क, अशाब्दिक तर्क, किस तरीके का तर्क हम लगाते हैं, कैसी हमारी रीजनिंग है, कैसे हम लॉजिक्स लगाते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस पे, ठीक है। नवीन, अब इसके कुछ मून ने डेफिनेशन दी है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड टू मीट न्यू सिचुएशंस, यानी नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, यानी कोई भी नई सिचुएशन आ रही है उसमें हम कैसे आसानी से उसे फेस कर लें, कैसे आसानी से उसे टैकल कर लें, किस तरीके से आसानी से हैंडल कर लें, तो वो क्या है, वो होशियार माना जाता है, बुद्धि मानी जाती है। बुकिंगम ने बोला है कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की जो क्षमता है वो बुद्धि है। रोस ने बोला है कॉन्शियस एडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस, यानी नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन की ही बुद्धि है, यानी कोई भी नई परिस्थिति आ रही है, नई सिचुएशन आ रही है, उसमें हम कैसे कॉन्शियस तरीके से एडेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, जैसे कि हम कोई भी नई जगह जा रहे हैं और वहाँ जाके एडजस्ट कर लें, तो क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंस है। ऐसा रोस ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की प्रकृति और विशेषता है। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी कैपेसिटी, यानी ये वंशानुगत क्षमता भी है। भाई बहुत से लोग क्या हैं, जन्म से ही बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कहते हैं ना कि जन्म से ही बहुत ज़्यादा होशियार है, या फिर क्लास में कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टीचर भी समझ नहीं पाता कि इतनी बुद्धि इसमें आई कहाँ से, तो वो क्या है, हेरिडिटरी कैपेसिटी है, यानी उसे वंशानुगत मिली है चीज़ें, उसके माँ बाप या बाबा दादी होशियार होंगे तो उसे विरासत में ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि विरासत में उन्हें इंटेलिजेंस मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उन्हें एनवायरमेंट भी चाहिए, जैसे कि अब गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ही ज़्यादा होशियार, और अगर उसे अच्छा वातावरण, अच्छा पालन पोषण उसका ना हो, अच्छा एनवायरनमेंट उसे ना मिले, तो वो क्या है, वो बेचारा इंटेलिजेंट नहीं रह पाता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो एनवायरनमेंट भी बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके विकास के लिए, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 20, यानी कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारी बुद्धि का जो विकास है वो 20 साल तक हो जाता है, ठीक है। कुछ मानते हैं कि योगिक एक्सरसाइज से बुद्धि बढ़ जाती है, कि अगर तुम योगा करो, मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो, तो तुम्हारी क्या है, बुद्धि बढ़ जाएगी, ठीक है। जेंडर कॉजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये सारे डेफिनेशन के बेस पे इनकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक हैं, कि मानते हैं जेंडर कॉजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जेंडर क्या है, ये कोई कारण नहीं होता भेद करने का इंटेलिजेंस में। जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़कों में दिमाग ज़्यादा पाया जाता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना ये था, लेकिन कुछ कहते हैं कि जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की हो चाहे लड़का हो, दिमाग सब में बराबर होता है, ठीक है। इट इज़ अ जनरल मेंटल एडेप्टेबिलिटी, यानी एक सामान्य मानसिक अनुकूलनता है, यानी हम कहीं भी आसानी से एडेप्ट कर लें, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अनुकूल बना लें। इट इज़ एन एबिलिटी टू रिलेट डाइवर्स सिचुएशन, यानी विभिन्न स्थितियों को जोड़ने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में रहने की क्षमता होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को शिक्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर प्रोसेस ऑफ थॉट, यानी विचार और उच्च प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ वर्बल एंड नंबर रीजनिंग, यानी मौखिक और संख्या तर्क की क्षमता ही इंटेलिजेंस है। इट इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग और थिंकिंग, यानी जो हमारी सोचने की आज्ञानात्मक और निगमनात्मक तरीके से जो हम सोच है वो सारी इसके अंदर है। इंडक्टिव क्या होता है कि हम कोई चीज़ को सोच रहे हैं, पहले उदाहरण दे रहे हैं, फिर रूल की तरफ जा रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग होता है रूल टू एग्जाम्पल, हम सोच रहे हैं कि भाई हमें रूल पता चल गया, अब हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सोच भी इसके अंदर शामिल है। परसेप्चुअल एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ इंसाइट, यानी अनुभूति करना और किसी भी चीज़ की कैपेसिटी हमारे अंदर हो कि हम जल्दी से उसे समझ लें, तो ये भी बुद्धि के अंदर आता है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, इकोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट एडेप्टेशन टू अ गुड सोशल वैल्यूज, यानी समाज में जो तौर तरीके बनाए गए हैं उन्हें आसानी से हम अनुकूल बना लें, आसानी से एडेप्ट कर लें, वहाँ सिचुएशन में अच्छी तरीके से रह पाएँ, तो ये भी बुद्धि के अंदर आता है। एबिलिटी ऑफ रिलेशन थिंकिंग, यानी हमारी सोच से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी जो मेंटल पावर है, यानी हमारी जो मानसिक शक्ति और हमारी जो क्षमता है सोचने समझने की, वो भी इसी के अंदर आती है। एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की क्षमता भी बुद्धिमत्ता है। पर्यावरण के साथ समायोजन करना, यानी एनवायरनमेंट में या फिर सोसाइटी में एडजस्ट करना भी क्या है, बुद्धिमत्ता है। एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त सोच की क्षमता जो है वो भी बुद्धिमत्ता है। एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस एंड एक्वायर्ड नॉलेज, यानी पिछले अनुभव और अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की जो क्षमता है वो भी बुद्धिमत्ता है। एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, यानी समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वो भी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद रहे, ठीक लगे, समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग करना है क्वेश्चन तो इन्हें हेडिंग की तरह भी लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, तो हेडिंग इनके अंदर एक दो पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब है बुद्धि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन सी? फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक बुद्धि, यानी समाज में रहने के तौर तरीके, हमें किस तरीके से उठना बैठना है, लोगों से बोलना है, तो अगर ये बुद्धि हमारे अंदर है तो वो कौन सी बुद्धि है? सोशल इंटेलिजेंस। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी जो अमूर्त सोच सके, यानी थिंकिंग इतनी अच्छी कर सके कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं नॉर्मल सोचते हैं कि भाई कहते हैं ना सीधे रास्ते के चले हुए हैं, तो बिल्कुल सीधा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त तरीके से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क लगा के। कुछ होते हैं जैसे जिन्हें तेज कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा तेज है ये इंसान, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, थर्ड है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है, यानी बहुत से लोगों को चीज़ें दिखाई जाती हैं जब उन्हें समझ आती हैं, है ना। जैसे कि हम किसी को रास्ता बता रहे हैं और वो क्या है उस रास्ते पे बस सुन के चला जाए, तो उसके अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है कि भाई बिना देखे चला गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रास्ता उन्हें दिखाना पड़ता है, एक बार उनके साथ जाना पड़ेगा और तब वो जाएंगे, तो ये क्या कहलाती है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। जैसे कि मेरे साथ होता है, मुझे अगर कहीं भी जाना होता है ना, तो मुझे पहले अपने साथ अपने भाई को, पापा को लेके जाना पड़ता है कि मुझे रास्ता दिखा के आओ, तो फिर मैं जाती हूँ। तो मेरे अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, ये तो मजाक है। फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि। तो जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता, समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। मैं अपना फेस शो कर देती हूँ, है ना। ऐसे बुद्धि व्यक्ति, यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा फेस हाइड कर लूँ, पसीने आ रहे हैं बार बार। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में काफ़ी सहायता होती है, यानी अगर हमें समाज में एडजस्ट करना है और व्यवहारिक जीवन यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें सफल होना है, भाई अगर हम समाज के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ ठीक चलती है। समाज में 4 लोग क्या कहेंगे, तो उनके 4 लोगों के चक्कर में अगर हम 4 लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। ठीक है, मतलब एज हमारे पेरेंट्स, तो उसे बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि के बारे में, अमूर्त विषय के बारे में चिंतन करने की जो क्षमता है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे कि बहुत बार क्या है, मैथ आपको ना भी समझाओ किसी बच्चे को, तो उसे मैथ क्या है वो बिना समझाए भी समझ लेगा, या फिर सिर्फ रूल बता दो आगे को वो खुद कर लेगा, तो ये उनके अंदर कैसी बुद्धि है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है।
ठीक है। तो ऐसी बुद्धि के व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सारे अच्छे से चिंतन कर लेते हैं, कि बस थोड़ा सा क्लू दे दिया अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। थर्ड है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है जो चीज़ों को देख के समझाते हैं हम। जैसे कि मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है मानसिक क्षमता से होता है, जिसके सारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। जैसे हमें मैथ पढ़ाना है और हम बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बच्चे को रेक्टेंगल सिखा रहे हैं, तो हम उसे कोई भी रेक्टेंगल की फ़ोटो दिखाएं या फिर उसका ज्योमेट्री बॉक्स से उठा के दिखा रहे हैं कि भैया ये रेक्टेंगल होता है, तब बच्चे को समझ में आ रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी मूर्त बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, थ्योरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है बीने यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, यानी किसी ने एक तरह की बुद्धि बताई है, किसी ने दो तरह की बुद्धि बताई, किसी ने कही ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं बुद्धि में, बहुत सारे कारक होते हैं, किसी ने कहा है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी होती है कि ग्रुप में समूह तत्व होते हैं बुद्धि में, किसी ने सैम्पलिंग थ्योरी दी है, किसी ने हायरार्किकल थ्योरी दी है, किसी ने 3 डायमेंशन बताए हैं बुद्धि के। और ये जो मल्टीपल गार्डनर की थ्योरी है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई है। ठीक है, वैसे तो 9 तरह की, एक और ऐड हो गई है, लेकिन वो अभी बुक्स के अंदर नहीं आती। तो ये क्या है? गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट है सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि किसने दी है? अल्फ्रेड बीने ने दी है। नाम पूछ सकता है आपको 2 नंबर में, बिल्कुल पूछ सकता है किसी भी थ्योरी का। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? अल्फ्रेड बीने ने दी है। ठीक है, एक कारक बुद्धि जिसे बोलते हैं। अल्फ्रेड बीने ने अपना पहला इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रांस में किया था 1904 में। ये पहले इंसान थे जिन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, यानी मानसिक बुद्धि का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग यूनिफैक्टर थ्योरी यानी सभी, इन्होंने क्या कहा है कि सबके अंदर कॉमन सेंस होती है, जिससे हम अपने घर का काम या कोई भी नॉर्मल काम करते हैं, कि सबके अंदर ये जनरल फैक्टर पाया ही जाता है, कॉमन सेंस पाई जाती है, जिसके आधार पे इन्होंने ये क्या है? सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है। ठीक है, कि भाई सबके अंदर कॉमन सेंस तो पाई ही जाती है। ठीक है, फिर है टू फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। तो इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है? 2 फैक्टर से मिलके बनी है, कि भाई जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, यानी 2 फैक्टर होते हैं। एक तो जनरल फैक्टर होता है जो किसी भी इंसान को जन्म से मिलता है, बाय हेरिडिटी मिलता है। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर की जन्म से भी ना भी मिलो, एनवायरनमेंट में क्या है? प्रैक्टिस कर करके हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि चलो मैं ही अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं सिंगिंग सीखने लगूँ, लेकिन मेरे अंदर ये हेरिडिटरी है नहीं, क्यों नहीं? हमारे घर में किसी ने सिंगिंग की नहीं है, तो क्या है? मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस कर करके क्या है? अपने अंदर सिंगिंग का जो ये कीड़ा है इसे उठा सकती हूँ, मतलब मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। तो ये क्या है? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे घर में पहले से ही सिंगिंग चलती आती कि मम्मी पापा या कोई भी कर रहा होता, पीछे से चलती आती, तो वो क्या होता है? जनरल इंटेलिजेंस, यानी हेरिडिटी फैक्टर हो जाता है वो। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी यानी 2 कारक सिद्धांत किसने दिखाया? द्विकारक सिद्धांत दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दी है। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है कि भाई एक तरह की बुद्धि नहीं होती, 8 तरह की बुद्धि होती है। वैसे तो एक और प्लस हो गई है इसमें, लेकिन हम इसे 8 तरह, अभी 8 ही कंसीडर किया जाता है, तो आप 8 ही लिखेंगे अगर आती है पेपर में। तो एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, यानी इनके अकॉर्डिंग किसी बहुत तरीके होते हैं सिखाने के, और अलग अलग तरीके से लोग सीख सकते हैं। अब देखो, जैसे कि किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वही बच्चा कोटा चला जाए पढ़ने के लिए, तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, नाच नाच के गा गा के पढ़ाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है बच्चों को। ठीक है, तो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और सीखने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई पढ़ के सीखता है, कोई ऑडियो विजुअल एड से सीखता है, कोई सुन के सीखता है, किसी को मज़ा आता है खेल कूद में सीखने में। ठीक है,
तो इन्होंने बताया लोगों के पास अलग तरह की सोच होती है और सीखने के तरीके भी सबके अलग होते हैं। तो इसी पे इन्होंने 8 तरह की बुद्धि दी है। फर्स्ट जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि, नाम से पता चल रहा है भाषाई बुद्धि, यानी जो किसमें एक्सपर्ट रहता है, भाषा में एक्सपर्ट रहता है, भाषा के उत्पादन और उपयोग में शामिल कौशल जो होता है, यानी किसी के अंदर लैंग्वेज स्किल पाई जाए कि भाषा उसकी बहुत अच्छी है, भाषा की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। आपने किसी किसी को देखा होगा कि स्पीच बहुत फ्लुएंटली देते हैं, बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं, ऐसा मन करता है सुनते ही जाओ। किसी किसी की आवाज़ इतनी प्यारी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, भाषाई बुद्धि होती है। हमारी एक मैडम है, मैं उन्हीं का एग्जांपल देती हूँ कि वो इतनी स्वीट बोलती हैं, इतनी फ्लुएंसी के साथ भाषण देती हैं कि सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। तो उनके अंदर क्या है, भाषाई बुद्धि है। अब जैसे कि अंजना ओम कश्यप हैं, अंजना ओम कश्यप कौन है, प्रेस रिपोर्टर है, तो वो क्या है, इतनी फ्लुएंसी के साथ बोलती है कि उनसे मिस्टेक नहीं होती। तो उनके अंदर क्या है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। सेकंड है लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी जिनके अंदर जिन्हें तर्क लगाना आता है। अब तर्क कौन से लोग लगा सकते हैं, जिनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, तार्किक बुद्धि जिसे हम बोलते हैं। देखो इधर लॉजिकली लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, तार्किक बुद्धि, भाई गलत भी हो सकता है। तो इसे हम तार्किक बुद्धि होते हैं, यानी जो तर्क लगाना जानते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम इसके अंदर आ जाते हैं कि रिसर्च किए उन्होंने, कोई भी साइंटिस्ट आ जाएगा, कोई भी मैथमेटिशियन आ जाएगा। ठीक है। तो जिनके अंदर मैथमेटिक स्किल्स होती है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, तो वो कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि। ठीक है। थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, यानी अपने दिमाग में ही पैटर्न बना लेंगे। जैसे कि आर्किटेक्चर होते हैं, कौन आते हैं इसके अंदर, आर्किटेक्चर। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इसके अंदर आर्किटेक्चर आते हैं। आर्किटेक्चर क्या है कि आपको ऐसी जगह हो ना, इस तरीके की जगह भी हो, इस तरीके की जगह भी हो, तो उस जगह पे ले जाके खड़े कर दो, दिमाग में ही नक्शा बना देंगे कि भैया तुम्हारा घर इस तरीके से बनेगा, यहाँ किचन निकलेगी, यहाँ से बालकनी जाएगी, यहाँ से तुम्हारा जीना जाएगा। तो क्या है ये, उनके अंदर क्या कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट वन है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी जिनके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी संगीत की बुद्धि पाई जाती है, संगीतीय बुद्धि। जैसे कि नेहा कक्कड़ है, और कौन सी है, AR रहमान है, बहुत सारे सिंगर हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। सोनू निगम है, तो उनके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी इन्हें म्यूजिक की नॉलेज होती है, सुर समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा नोट नीचे आ रहा है, कौन सा नोट ऊपर जा रहा है ना। नेक्स्ट वन है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी जो अपने जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, जो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करना जानते हैं फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली। जैसे कि डांस वगैरह, डांसर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। जिम्नास्ट वाले आ जाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी सेंसिटिविटी टू सबटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के इमोशंस यानी संवेग को समझने वाले, दूसरों के बिहेवियर को समझने वाले, दूसरों के इंटेंशन को समझने वाले, इरादों को समझने वाले। क्या पाई जाती है, कौन सी बुद्धि पाई जाती है इनके अंदर, इंटरपर्सनल, यानी ये मान लो, दिमाग में रख लेना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल यानी बस खुद में ही, खुद को समझने वाले, खुद पे काबू करने वाले, खुद की फीलिंग्स, खुद के मोटिव्स, खुद के डिजायर को समझने वाले। ठीक है। जैसे कि सदगुरु। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नेचर को समझने वाले, जिसे नेचर की समझ हो, प्रकृति की समझ हो, उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि फार्मर। ठीक है। बोटेनिस्ट होते हैं, जो PhD करे होते हैं बोटनी से। ठीक है। तो ये बता देते हैं पेड़ को देख के कौन सी बीमारी है, तो ये कौन सी है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो होपफुली ये समझ आई होगी। इसमें जो एक और ऐड हुई है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके अंदर कौन आ जाते हैं, ऋषि मुनि आ जाते हैं। ठीक है। ऋषि मुनि। ठीक है। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, यानी तपस्वी लोग जो होते हैं। अब है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन ने दी है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज सिंगल और जनरल एबिलिटी, यानी
हमें एक तरीके से बुद्धि नहीं देखनी चाहिए। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं, यानी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं दिमाग की। तो उनके बारे में देखते हैं। 7 योग्यताएं बताई हैं कि 7 मानसिक क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की, यानी शाब्दिक सूझबूझ की। तर्क करने की क्षमता सभी के अंदर होती है। अनुभूति करने की यानी परसेप्चुअल स्पीड सभी के अंदर होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी पाई जाती है, यानी संख्यात्मक क्षमता पाई जाती है। वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, एसोसिएटिव मेमोरी होती है। स्पेशल विजुअलाइजेशन यानी स्थानिक बुद्धि भी पाई जाती है। ठीक है। अब है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, यानी स्टर्नबर्ग ने दी है ट्रायर्किक थ्योरी, यानी 3 ध्रुव इन्होंने बताए हैं। PCA जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। His theory attempt to understand the human intelligence in terms of distinct component rather than a single ability, यानी इन्होंने बताया कि अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है जिसे हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि बिजनेसमैन आते हैं या फिर दुकान वाले आ जाएंगे कि आपको अपने अपने उसमें व्यवहार में ढाल लेंगे कि बहन जी ये देखो ये इतना सुंदर लगेगा आप पे, चाहे सुंदर भी ना लगे, बस क्या है अट्रैक्ट कर लेते हैं कस्टमर को। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस, कुछ यूनिक करने वाले, कुछ नया क्रिएट करने वाले। ठीक है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी जैसे कि पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना। आपके बीएड के पेपर हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट क्यों ही पढ़ेंगे, है ना भाई? आप क्यों पढ़ेंगे और सब्जेक्ट, आपको सिर्फ क्या है पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है बस। तो ये क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब जैसे कि अब आप डिटेल में पढ़ने थोड़ी ना बैठेंगे। क्रिएटिविटी की बहुत सारी थ्योरी होती है, या पर्सनैलिटी की और भी डिटेल में थ्योरी होती है, या फिर इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी होती है। तो आपको क्यों पढ़ना है डिटेल में? जो पेपर में आएगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना? तो वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है। तो ये किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। ट्रायर्किक थ्योरी यानी त्रिध्रुवीय सिद्धांत। आगे चलते हैं फिर। त्रिचापीय लिख रहा है, देखो ये गलत हो जाता है हिंदी में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस ये रेमंड बी कैटल ने दिया है। तो रेमंड बी कैटल वाज अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबिलिटी इज गेन्ड फ्रॉम हेरिडिटी, यानी 2 तरह की बुद्धि बताई है इन्होंने, ध्रुव बुद्धि और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड बुद्धि कौन सी होती है? फ्लूइड इंटेलिजेंस जो हेरिडिटी से मिलती है, जो वंशानुगत से मिलती है। इसमें योग्यता क्या होती है? सोचने की, तर्क करने की। ये बेस्ड होती है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, फैक्ट एंड स्किल्स दैट आर एक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ, यानी जो हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं, वो होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है। आगे चलते हैं फिर SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। 3D मॉडल जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में डिस्टिंक्शन, यानी कि क्या अंतर है कन्वर्जेंट अभिसारी और अपसारी सोच में। ठीक है। इन्होंने 3 डायमेंशन बताए जो कि हैं दीज आर ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी इन्होंने मानसिक योग्यताएं बताई कि 180 मानसिक योग्यताएं होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है कंटेंट यानी सामग्री। इसके अंदर क्या है? इन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख के पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी यानी सुन के पढ़ते हैं, सुन के पढ़ने में उन्हें अच्छा लगता है। कुछ सिंबल्स के थ्रू पढ़ते हैं यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज से पढ़ते हैं, कि सिंबल्स के थ्रू अरेबिक न्यूमरल हो सकते हैं, लेटर ऑफ एन अल्फ़ाबेट, म्यूजिकल और साइंटिफिक नोटेशन। आपने देखा होगा इंडियन आइडल अगर आप देखते हो तो म्यूजिकल में जब वो बजाते हैं, क्या बोलते हैं, पियानो, गिटार वगैरह, तो एक दूसरे के सिंबल से ही समझ लेते हैं, इस तरीके से करते रहते हैं वो अप डाउन, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज से ही सीख लेते हैं। एक होता है सिमेंटिक यानी हर चीज़ के मीनिंग, वर्ड का मीनिंग हो, सेंटेंस का मीनिंग हो, उससे समझेंगे। एक होता है बिहेवियर यानी बिहेवियर से समझ लेते हैं कि सामने वाला जो बिहेव कर रहा है, कोई भी इंसान है, उसके एक्ट से समझ लेते हैं, तो ये क्या है? बिहेवियरल है। ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट बताया। 6 प्रोडक्ट बताते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं यानी जटिलता बढ़ाते हैं। फर्स्ट है यूनिट्स यानी सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज। हम यूनिट से क्या है? सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज गेन करते हैं। अगर क्लासेस की बात करें तो सेट ऑफ यूनिट्स को हम क्लासेस कहते हैं। रिलेशन की बात करें तो यूनिट को अगर लिंक कर दें, यूनिट क्लासेस बना दें तो पूरा रिलेशन बन जाएगा, उनका एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है।
सिस्टम के अंदर मल्टीपल रिलेशन आ जाएंगे, कंप्राइजिंग स्ट्रक्चर और नेटवर्क पूरा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज करना, पर्सपेक्टिव या कन्वर्जन करना, और म्यूटेशंस टू नॉलेज। इम्प्लीकेशन यानी जो भी नॉलेज है, जो भी पढ़ा है उसे इम्प्लाई करना, प्रिडिक्शन करना, इन्फ्लुएंस करना, कंसिक्वेंसेज और एंटिसिपेशन नॉलेज यानी भविष्यवाणी, अनुमान वगैरह। ठीक है। थर्ड है ऑपरेशन, यानी इसके अंदर 6 ऑपरेशन है। कॉग्निशन यानी दूसरे को समझना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी समझने की योग्यता होना, याद करने की, चीज़ों की खोज करने की और इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर होना। मेमोरी रिकॉर्डिंग यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेव करना, एनकोड करना। मेमोरी रिटेंशन यानी रिकॉल करना, कोई भी इंफॉर्मेशन याद करने की क्षमता। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी मल्टीपल सॉल्यूशन सुझाना, किसी भी प्रॉब्लम के, कोई भी समस्याओं से अलग अलग तरीके से सोचना, बहुत सारे समाधान निकालना। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन यानी कोई भी समस्या हो उसका एक ही समाधान निकलेगा बस। ठीक है, करो या मरो। रूल फॉलोइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इवैल्यूएशन यानी एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड यानी यह निर्णय करने की क्षमता की जानकारी सटीक, सुसंगत या वैध है या नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज, यानी क्या होता है क्रिएशन। क्रिएशन होता है कुछ भी यूनिक सोचना, कोई भी नया तरीका सोचना, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज। जैसे कि कोई भी हम घर में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी घर का इंसान कहे कि ये तरीका, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये दूसरे तरीके से होगा, इसके अंदर ये तरीका लगा के देखो, तो वो क्या है, कुछ यूनिक बता रहा है कोई भी इंसान। या फिर घर में हम डेकोरेशन कर रहे हैं तो किसी एक का दिमाग क्या है, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये डेकोरेशन ऐसे काट पीट के इस तरीके से हो जाएगी, तो वो क्या है, कुछ यूनिक कर रहा है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है, यानी जो बाकी लोगों से आपको अलग करती है उसे बोलते हैं रचनात्मकता। ठीक है। तो क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज, कंसेप्ट्स और प्रोडक्ट दैट आर बोथ ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल। इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट इन नोवल वेज, यानी नई तरीके से चीज़ों को पुट करना। अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूनिक पर्सपेक्टिव, कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो उसे भी अलग तरीके से सोल्व करना, कुछ यूनिक तरीके से। ठीक है। ये क्या है, एक वैल्यूएबल स्किल है इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग आर्ट, साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी। बहुत सारे फील्ड इसके अंदर आ सकते हैं क्योंकि हम रचनात्मकता कहीं भी दिखा सकते हैं, साइंस में भी दिखा सकते हैं, आर्ट में भी दिखा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की प्रकृति और विशेषता क्या है। तो इट इज़ दैट एबिलिटी और फैकल्टी ऑफ मैन बाय विच ही प्रेजेंट न्यूअर थॉट्स, क्रिएट न्यूअर ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्कवर न्यूअर फैक्ट्स, यानी नए नए फैक्ट खोजना, नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, नए नए थॉट लेके आना, नए नए विचार अपने दिमाग में लेके आना, तो क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। हिंदी में दोबारा दूसरा पढ़ लेते हैं कि रचनात्मकता मनुष्य की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी समस्या के मूल समाधान तक पहुंचता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन तक पहुंचता है, कोई भी नया सॉल्यूशन सुझाना। ठीक है। सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता भी कह सकते हैं कि ये विशेषता है जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया नया विचार, उसके द्वारा बनाई गई नई नई वस्तुएं, उसके द्वारा खोजे गए नए नए तथ्य मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। कोई भी नया फैक्ट डिस्कवर करना, कोई भी नया ऑब्जेक्ट डिस्कवर करना। ठीक है। तो क्या कहलाता है, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी क्या है, इनेट होती है यानी जन्मजात होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, मैथ साइंस में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। कोई कोई रंगोली बहुत सुंदर बनाता है। अब जैसे कि मैं नाम भूल गई उनका, पता नहीं क्या नाम है, शिखा करके है कुछ, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अब तक 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो क्या है, क्या पता वो साइंस में अच्छी ना हो, क्या पता वो मैथ में अच्छी ना हो, वो रंगोली में रिकॉर्ड बना रही है क्योंकि वो रंगोली बहुत अच्छी बनाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है। एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है। मैंने एक यूट्यूबर को ही देखा कि वो एमटेक करे हुए थी। ठीक है। लेक्चरर थी कॉलेज में, अच्छा खासा बढ़िया बच्चों को पढ़ाती थी, बीटेक वालों को। तो उन्होंने अपना करियर छोड़ के क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट ज्वाइन किया, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल खोला और अच्छा चल रहा है, अच्छा क्रिएटिव करती हैं, वो सबसे यूनिक हैं, अलग करती हैं कुछ। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी होती है। ठीक है।
चीफ एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी आर, यानी कुछ प्रमुख तत्व हैं जैसे कि सेंसिटिविटी है, नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलाबोरेशन, रीडिफिनेशन एंड क्रिएटिव प्रोडक्शन। यानी संवेदनशीलता, नवीनता, कुछ नया करना, मौलिकता, फ्लुएंसी होना, परवाह होना, लचीलापन होना, विस्तार से किसी चीज़ को करना, पुनर्वितरण करना या कुछ रचनात्मक उत्पादन करना। ठीक है, आज के टाइम में देखा जाए तो वर्तमान में उपरोक्त तत्वों के मापन से ही सृजनात्मकता मापी जाती है, यानी अगर किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है, अब टीचर का क्या रोल होता है क्रिएटिविटी बढ़ाने में, बच्चे के अंदर कैसे रचनात्मकता वो बढ़ाए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें, वो कि चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। अब जैसे कि रंगोली की बात है, बच्चों से बनवाएं रंगोली, खराब ही तो बना सकते हैं, लेकिन वो क्या है, उन्हें मौके तो मिलेंगे एक्सपेरिमेंट करने के, एक्सप्लोर करने के। 4 बच्चे इधर रंगोली बना रहे हैं, 4 बच्चे इधर बना रहे हैं, अगर ये अच्छा बना रहे होंगे तो ये एक्सप्लोर करेंगे, इधर देखेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बना रहे हैं तो मैं भी ऐसी बनाता हूँ, है ना। तो बच्चों को क्या है, मौके दें, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड असाइनमेंट दें, प्रोजेक्ट दें जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकें नए नए आइडियाज़ को। एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जोखिम लेने और प्रयोग को प्रोत्साहित करें, कि अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या रिस्क ले रहा है तो उसे सपोर्ट करें, उसे क्या है, सपोर्ट दें, बैकअप सपोर्ट दें, उसे एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट दें जिससे कि बच्चा रिस्क ले सके, कुछ नया ट्राई कर सके बिना डरे और बिना किसी आलोचना के। ठीक है, फोस्टर क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, यानी जिज्ञासा और कल्पना को बढ़ावा दें। अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, वो सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पा रहा है, तो उसे क्या है, फोस्टर करें, उसे बढ़ावा दें, उसे सपोर्ट करें हर तरीके से। टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चों से क्वेश्चन पूछ के उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें इमेजिनेशन करवा सकते हैं कि वो कल्पना शक्ति उनके अंदर विकसित हो, नए नए सोल्यूशन वो किसी प्रॉब्लम के सुझा सकें। एम्फेसिस द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी विविधता और विभिन्न दृष्टिकोण के मूल्यों पर जोर दें। यानी शिक्षक क्या है, छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण से सराहना करने और सीखने के लिए प्रोत्साहन करें और नए नए अभिन्न विचारों को उत्पन्न करने के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि और अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ क्रिएटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी रचनात्मक शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करें, यानी नए नए तरीके की रणनीति रखें, वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी रखें, यानी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो बच्चों को निर्देश दे रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके से दें। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा सकते हैं कि बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछें कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा थॉट आए, नए नए आइडियाज़ लगाएं। वो माइंड मैपिंग करें। माइंड मैपिंग क्या होता है, अपने दिमाग में एक तरीके से जाल बुनना, कुछ भी अपने दिमाग में सोचना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। रोल प्ले करवाएं बच्चों से जिससे कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हमें रचनात्मकता को पोषित करना है तो ये बहुत बड़ा गोल है और ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो बच्चों के अंदर कौशल विकसित करे, कि वो बच्चे क्या है एक्सप्लोर कर सकें, उन्हें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट दें कि वो चीज़ों को सीख सकें और अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन भी करके जाएं। ठीक है, बाय बाय।